जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों के लिए अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथ्स के टॉपिक को लेकर आया। और अभी हम लोग जो मैथ्स का टॉपिक कवर अप कर रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किस तरह के अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में लगाने होते हैं। अपने 14 प्लस वर्षों के अनुभव के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज एक लेके आया हूं यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सी सेट में मैथ्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सी सेट का मैथ्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सही एक चीज इसलिए हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे जो चीजें देखेंगे, हम यहाँ पे जो अप्रोच लगाएंगे वो हम देख सकते हैं कि वो अप्रोच हमें एग्जामिनेशन में लगाना है या नहीं लगाना है, या किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह के अप्रोच को हमको वहां पे लगाना है, ये हमको तब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अप्रोच को समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है उस चीज को समझेंगे। ये सारी चीजें आप लोग देखते हुए तब क्वेश्चंस को चलेंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैथ्स आपको रटना नहीं है, मैथ्स क्या करना है आपको, ये आपको समझना है, इस चीज को भी आपको लेके चलना है। इसमें यहाँ पे अभी जो आपके सामने दिख रहा है उसको जरूर देखिए कि मैथ्स आपको रटना नहीं है, मैथ्स क्या करना है आपको, मैथ्स आपको समझना है। तो समझने की कोशिश करेंगे मैथ्स को, जहां डाउट आएगा उसको पूछेंगे और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसको आप सभी लोग जरूर पूछ के चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोगों का टॉपिक ये 2020 में जो यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में सी सेट में न्यूमेरिकल एबिलिटी के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के या मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसको भी कोई डाउट होगा जरूर से कमेंट करेगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम का मिल सकता है, उस टेलीग्राम के लिंक से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां भी अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस मेरे पास तक आएंगे, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, उनको हम बोर्ड पे भी लेके आएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आज का है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितने बार 3 लिखते हैं? ठीक है, 1 से 100 तक का नंबर लिखना है आपको। आपसे पूछ रहा है इसमें आप 3 कितने बार 1 से 100 तक में आप लिखेंगे। ऑप्शन है आपका 10 बार, 11 बार, 20 बार या 21 बार। और ये रहा टाइमर आपका आपके सामने, 1 मिनट का समय से आपको हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आप इसको जरूर से ध्यान से समझ के करो। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी इन द सेंस मतलब खाली समझ के करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग से कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझेंगे और इसको करेंगे। चलिए फटाफट से करिए इसको, जहां डाउट होगा उसको पूछते हुए भी चलना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डाउट को पूछते हुए चलेंगे, डाउट छोड़ के नहीं चलना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको जरूर देखिए और देख के ही इसको आप सबको चलना है और करना है। 30 मोर सेकंड। अब ये समझ लो आप, एक तरह से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ अलग से ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। उस कॉमन सेंस से आप इसको यूज करोगे तो अच्छे से इसको कर पाओगे। 1 से 100 तक की गिनती में 3 को कितने बार लिखना पड़ेगा? टाइम इज अबाउट टू बी अप। समय आपका समाप्त होने की ओर है। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी इसी टाइम पे, इसी चैनल पे आपको। तो अगर आप अपने मैथ्स को तो इजी बनाना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए और शेयर भी करिए ताकि और भी आपके दोस्तों को इसका लाभ हो सके। अब देखो कह रहा है 1 से 100 तक आपको लिखना है, तो पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना, 30 से लेके 39 तक, ठीक, 30 से लेके 39 तक ये तो आएगा ही आएगा, यानी 10 टाइम्स तो आप लिखोगे ही लिखोगे। लेकिन इसमें एक और आता है 33, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा यानी कि +1, ठीक, क्योंकि 33 को भी तो लोगे ना, उसमें 2 बार 3 हो जाएगा, तो एक 3 आप यहां पे इंक्लूड कर लोगे, तो ये कितना हो गया? 11 टाइम।
कितना हो गया, ये आपका 11 टाइम्स यहां से हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप देखो हर एक नंबर में, अब जब हम 1 से लेके 10 तक लिखेंगे, 2 से लेके, सॉरी 11 से लेके 11 से लेके 20 तक लिखेंगे, 21 से लेके 30 तक लिखेंगे, तो 30 वाला तो यहां आ गया, इसको रहने दो, यहां पे क्या लिख लेते हैं 29 तक, 30 वाली सीरीज को छोड़ दो। उसके बाद आप करोगे तो 40 से लेके, नहीं 40 तो उधर ही आ गया, 39, हाँ 40 से लेके 50 तक वाले में, फिर 51 से लेके 60 तक वाले में। अब इन सब में देखो आप कितने बार लिखते हो, इसमें एक बार 3 आएगा, इसमें एक बार 3 आएगा, इसमें एक बार 3 आएगा, ये वाला पूरा हो ही गया है, इसमें भी एक बार 3 आएगा, इसमें भी एक बार 3 आएगा, फिर इसके बाद इसी तरीके से 63 आएगा, 73 आएगा, 83 आएगा और 93 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया आपका, और प्लस 11 ये हो गया, यानी कितने बार आपको लिखना पड़ा, तो आपको 20 बार यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। बहुत कॉमन, अच्छा देखो आसान समझो, पहले तो ना 31 से लेके, या सॉरी 30 से लेके 39 तक वाला छोड़ दो, फिर आप हर एक सीरीज में एक पाओगे, 1 वाले में एक, 11 वाले में एक, इसी तरीके से आप करोगे, आपको 9 मिल गया वहां पे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 11 टाइम्स हमको मिल जाएगा 30 से लेकर 39 तक में, यानी 32 39, यहाँ पे हमको कितने बार मिल जाएगा 11 बार मिल जाएगा। तो 11 + 9 यानी कितने बार आप लिखोगे, 20 बार आप लिखोगे। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके मार्क्स बहुत अच्छे से दिलाने वाले भी होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, मार्क्स को या टाइम को सॉरी टाइम को किल करने वाले भी होते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, अब बैठ के पूरा गिनती मत लिखने लग जाना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 करके पूरा आप लिखने लग जाओ, ठीक है, पूरी गिनती को मत लिखने लग जाना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ये नंबर भी अच्छा देते हैं आपको, लेकिन टाइम भी किल कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper marks the price of an article 20% above its cost price. He offers some discount on the marked price and gains a profit of 8%. Rate of discount is, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमा लेता है। तो छूट की दर कितनी है, रेट ऑफ डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि उसको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास 12%, 10%, 8% और 15%, और समय शुरू होता है आपका अब। चलो टाइमर स्टार्ट, फटाफट से करो, जल्दी जल्दी, फास्ट एवरीवन, आराम से देखिए, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए, किसी भी तरह का डाउट मत रखिए, जहां कहीं भी दिक्कत हो जरूर से उसको पूछते हुए चलिए। मैं बार बार आपसे ये चीज कह रहा हूं, डाउट नहीं रखना है एकदम से। फास्ट एवरीवन, फास्ट, टाइमर आपका शो कर रहा है, अब आपके पास 25 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट। 30 सेकंड का समय देखो आपके लिए पर्याप्त होता है, 30 सेकंड से ज्यादा का समय जब लेते हो अपना, तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो। 30 सेकंड मोर देन एनफ, टाइम आपका अब समाप्ति की ओर है। अच्छा देखो, जब हम लोग बेसिक्स वाली भी क्लास करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या, किस चीजों को रखना है, किस चीजों को देखना है, कैसे करना है, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर एक चीज को। चलिए देखिए, अब कह रहा है, देखिए क्या यहाँ पे प्रॉफिट की बात किया, डिस्काउंट की बात किया, इसका मतलब प्रॉफिट की बात किया तो दो चीज होनी ही होनी है, क्या होना है, सीपी और एसपी, और डिस्काउंट की बात किया तो एक तीसरी चीज भी आ जाएगी, क्या, एमपी, यानी जिसको अंकित मूल्य कहते हैं हम लोग, जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, वो चीज भी इसमें आ जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कहीं कोई रुपए की बात नहीं किया है, किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ हमसे परसेंटेज में बात किया है पूरे क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी भी तरह की कोई वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, सिर्फ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में आपसे सिर्फ ये बात किया हुआ है।
तो जब ये सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहा है तो एक बात को ध्यान रखिएगा, आप भी उसी तरीके से इसमें कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए था। अब देखो, अब बस क्या देखो, डाटा फैच आउट कैसे करते हैं इस चीज को समझो। इसी तरीके से डाटा को फैच आउट किया जाता है। किस तरीके से, तो ये चीज आप ध्यान से देखिए। अब कह रहा है क्या, मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20%, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य आपने यहाँ पे कितना ले लिया है, 100, इससे 20% अधिक अंकित करना है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। ठीक है, कि आप देखिए 100 रुपए हमने क्यों 100 रुपए माना, इसके पीछे का रीजन भी मैंने, आप देखो एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनेशन में दो चीज को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। पहला, आप अवॉइड करेंगे सबसे ज्यादा डबल वेरिएबल। कोशिश हमेशा ये करनी है कि दो वेरिएबल आपको ना लेना पड़े एग्जामिनेशन में। ठीक, दूसरा आपको क्या अवॉइड करना है, दूसरा आपको अवॉइड करना है फ्रैक्शन को या डेसिमल को। ये जितना ज्यादा आएंगे ना उतने आपकी कैलकुलेशन को धीमी करती जाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ शॉपकीपर मार्क करता है कि कितना 20%। अब चलो, अब पहली लाइन तो कंप्लीट हो गई। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ भी कमा लेता है। अब छूट किस पे देगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। ये बात तो बिल्कुल एग्री करते हो आप कि डिस्काउंट जब भी देने की बात करेगा, जब भी आपको सॉरी छूट देने की बात करेगा तो हमेशा किस पे बात करेगा, तो हमेशा मार्क प्राइस पे। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की बात करेगा तो वो हमेशा किस पे होगा, तो वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट पा रहा है तो वो उसको बेच कितने में रहा है, वो उसको बेच रहा है 108 रुपए। क्लियर हो गई बात, वो उसको बेचेगा कितने में, वो उसको बेचेगा 108 रुपए में। समझ में आ गई बात ना, 108 रुपए में उसने इसको बेच दिया। अब बहुत ध्यान से देखो, अब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई, क्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गई, विक्रय मूल्य आ गया, मार्क प्राइस भी आ गई, अंकित मूल्य भी आ गया। अब आपसे जो भी पूछेगा आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं जिसका हमें कैलकुलेशन बस करना है। पूछा क्या है देखते हैं, छूट की दर क्या थी। अब जरा ध्यान से देखो, 120 रुपए की चीज को इसने बेचा 108 रुपए में, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, तो डिस्काउंट हुआ 120 माइनस 108, यानी कितने रुपए का, 12 रुपए का। ठीक, कितने का डिस्काउंट हुआ, 12 रुपए का यहाँ पे इसको डिस्काउंट इसने दिया। लेकिन हमसे सिर्फ डिस्काउंट नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो जब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज की, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहां मिल तो गया हमको कि डिस्काउंट कितना होगा, यहां हमको मिल गया डिस्काउंट हमारा कितना होगा, ये 12 का होगा। लेकिन किस पे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस पे दिया जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, डिस्काउंट की बात जब भी करेगा तो ये आप हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर ही देंगे। यानी किस पे मिलेगा, ये 120 पे, और इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज हमको मिल जाएगा। अब देखो यहां से ये 0 0 कटा, 12 से 12 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10% की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 10% की। समझ में आ गया ना। देखो अब करना, देखो क्वेश्चन में बहुत बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए अगर कोई वैल्यू ना दे, क्योंकि हम फिर मान के कर सकते हैं। तो जब हम मान के करेंगे उसको, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, कैलकुलेशन जिसकी कंफर्टेबल होगी हमारे लिए, हम उसको उस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान रखो, मैं आपके लिए एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं इसको। ठीक है ना, एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं इसको। और आपको अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो मैं बार बार कह रहा हूं, पूछना जरूर डाउट को। ठीक है, डाउट को आपको क्लियर जरूर करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, इफ y by x is equal to 2 minus x by y, then the value of x cube plus xy square upon x cube plus y cube is equal to। यदि y by x बराबर 2 माइनस एक्स बाई वाई, तो x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर का मान, सॉरी अपॉन में x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2/3, 3/4, 1 या 0, और समय शुरू होता है आपका अब। चलो ध्यान से करो। 40 more seconds to go।
माफ कर लो, तब से मैं जरा पानी पी लूं। ध्यान से देखते चलो, आंसर कमेंट करते चलो, जहां डाउट हो वो पूछते हुए भी चलो। टाइम इज अबाउट टू बी अप। समय समाप्ति की ओर है भाई। हम्म, चल, समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2। ये भी लिखा जा सकता है इसको, y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2k। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई बराबर 2k। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0 के। ये इस तरफ आएगा तो 2xy हो जाएगा, इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये माइनस 2x। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 के। यही तो मिलेगा ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 के। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ के हम पावर को तो यहाँ पे इजी वे में हटा सकते हैं। तो हम यहां से एक चीज और पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे, हम ये पा जाएंगे कि x माइनस वाई ये भी बराबर किसके, 0 के। अब देखो वैल्यू क्या मिलती है, इस यहां से अगर हम वैल्यू को लेके आए तो यहां से वैल्यू हमारी मिल जाएगी x बराबर y के। ठीक, x माइनस वाई बराबर 0 है तो y उस तरफ अगर लेके जाओगे तो x बराबर किसके हो जाएगा, y के हो जाएगा। यानी जहां जहां x है आप वहां वहां y रख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, डिवाइड वगैरह हो रहा है तो हमें सब कट पिट के हमेशा वैल्यू यहाँ पे कॉमन ही हो जाती है। वैसे आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, इस वाले वैल्यू में पुटअप करोगे। ठीक है, इसमें पुटअप करो तो क्या करोगे, पहले x की जगह y करेंगे या y की जगह x, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो करना चाहो कर लो। ठीक है, हम x को रहने देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब। ठीक है, इस वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, x का क्यूब। ठीक, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। फिर नीचे क्या है, एक्स का क्यूब ही है और y का क्यूब है तो ये भी क्या हो जाएगा, x का क्यूब। तो अब देखो ये सब कट पिट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों इन दोनों तो आराम से कट हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो एक होगा, ये ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर इन द सेंस कि जिसमें 1 लिखा होगा, ऑप्शन बी, यहाँ सी होगा, बी लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक, ये बात समझना, कुछ करना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में, आप अपने आप खाली बस डाटा को एक तरफ लेके और नंबर जनरली वैसे भी हम क्या करते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस ही तो रहता है ना। उसके आगे का प्रोसेस क्या करते हैं हम उसके आगे के प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो वेरिएबल को हमने एक तरफ किया, नंबर को एक तरफ किया, तो हमको ये वैल्यू मिली यहाँ से। जब हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई इतनी, तो इसके आगे तो अब सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो गई ना। ये किसका है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ये माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज 1। ठीक है, चलिए फिर कह रहा हूं, डाउट होगा पूछ लेना, जहां भी डाउट हो। चलिए अगला देखते हैं। The diagonals of a rhombus are 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर विल बी। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर। फिगर ड्रॉ कर लेना, बहुत आराम से लग जाएगा, फिगर को ड्रॉ कर लोगे तो आराम से लगा पाओगे। चलो मैं देख लूं फिगर अगर इसमें दिया हो, ड्रॉ कर लेते हैं।
तो लगभग बराबर हो गया है। आप उधर करिए, मैं इधर ड्रॉ कर लूं तब से। हम्म, कुछ इस तरह का फिगर ये ड्रॉ करेगा। ठीक है, चलो समय हो गया आपका समाप्त। ठीक, अब देखो यहां से इस तरह के फिगर को ये कुछ ड्रॉ करेगा यहाँ पे। अब आपसे क्या कह रहा है, तो ये आप जानते हैं कि ये 20 से इक्वली डिवाइड करता है। अगर ये 32 है, ठीक है, अगर ये 32 है तो इसका मतलब क्या होगा, इस 32 का मतलब ये होगा कि ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 24 है ना, हाँ 12 और 12 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 16 और ये 16, 32, क्योंकि 20 से इक्वली डिवाइड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, ये सब आपको ऐसे काम आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आपको ये काम यहाँ पे आएगी। ठीक, दिख रहा है सबको ना, विजिबल है? तो और बड़ा कर दूं इसको थोड़ा सा, रुको जरा देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लग रहा है थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ठीक होगा, अब विजिबल होगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12, ये 16 और ये 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक चीज और पता है। ठीक है, एक चीज और पता है, अगर हम इसको एक नाम दे दें, ये ट्रायंगल ए, ये ओ और ये बी, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये इसका क्या हो गया, ये इसका हाइपोटेनस, जिसको आप क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो अब हम अगर देखें कि ये 16 है, ये 12 है, यानी अगर हम ए बी निकालें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, तो अगर हम ए बी निकालें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही तो होगा ना, रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 12, क्योंकि हमको ये पता है हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है ना करनी में, या रूट में क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, या यूं भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो जब आप इस हाइपोटेनस के स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इजी वे में आपको लिख देना। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर आपका 256 हो जाएगा, 256, इसका कितना हो जाएगा, 144, 144 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, रूट 400, यानी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर आ गया इसका हाइपोटेनस या साइज। ठीक, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो और आपको पता है रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको आप अगर आम भाषा में बोले तो टेढ़ा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सभी साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक साइड अगर 20 सेंटीमीटर है तो सभी साइड्स इसके क्या हो जाएंगे, ये 20। आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप की जब बात कर रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 into 20, तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर का इसका परिमाप, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 80 सेंटीमीटर का आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 80 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे इसका परिमाप मिल जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखो, बहुत आसानी से सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, डेफिनेशंस को ध्यान में रखो, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इसमें अब बताओ क्या लगाओ, अगर आपको ये पता ही नहीं कि यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड करेगा, इधर भी सेम पूरा सेंटर से जो इसके डायगोनल्स हैं इसको इक्वली डिवाइड करता है, दोनों डायगोनल्स इस अदर को इंटरसेक्ट जो करते हैं वो इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे इसको कर ही नहीं पाओगे 12 और 16, और जब 12 ही 16 नहीं कर पाओगे तो उसके आगे कहाँ जा पाओगे फिर। ठीक है, इसीलिए आपको बोलता हूँ प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के इसको करा। चलिए नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स इज, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन 17, 18, 20 या 21। द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात किया है,
ठीक है, बहुत ध्यान से करना, बहुत आराम से लगा सकते हो इसको भी, कोई बहुत टफ नहीं क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स इज, इसका फॉर्मूला भी होता है, ध्यान होगा आपको तो आप उसको कर लेंगे फॉर्मूले को। जल्दी जल्दी से करो। फास्ट एवरीवन फास्ट। चलो समय समाप्त। ठीक है, अब देखो इस चीज को ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ये क्या होता है, n+1, सीधे सीधे हो जाता है। ठीक, ये सीधे सीधे क्या हो जाता है, ये सीधे सीधे आपका n+1 हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, n+1 आप इसको सीधे सीधे यहां से कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां से समझो इस चीज को कि यहाँ पे आपको क्या और बात है जो ध्यान में रखने की जरूरत। अब यहां से करोगे तो सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, n+1 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा +1, यानी कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब इसके आगे देखो क्या करना है, इसके आगे आप इस चीज को समझ के करिए कि अब क्या करना है, यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसी बात होगी तो हमेशा जब भी एक क्रम से आने की बात कर रहा है ना, तो क्रम से आने पे हमेशा मिडिल टर्म जो होता है वो आपका एवरेज हो जाता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल लिखते भी हो तो 2 से शुरू करोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसको नीचे लिख देते हैं, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, यही 20 होंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, जब भी ऐसा एक क्रम से आने की जब भी बात करता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है 10 इधर है, 10 इधर है, इसके जो बीच में आएगा, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 21 आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बीचों बीच में जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, वही नंबर इसका एवरेज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ठीक, वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला n+1, अगर फर्स्ट इवन एन इवन नंबर्स की बात कर रहा है ना, फर्स्ट अगर n इवन नंबर्स की बात कर रहा है तो n+1 आप कर देंगे इसको। ठीक है, n+1 कर देंगे। चलिए अगला सवाल। A monkey climbs a 12-meter high slippery pillar in his first minute. He climbs 2 meters and in the next minute he slips 1 meter down. In this way, how much time will he take to reach the top of the pillar? एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंबे के शीर्ष पे पहुंचेगा? ऑप्शन है 11 मिनट, 10 मिनट, 21 मिनट या 12 मिनट, इसमें से किसमें वो पहुंचेगा? और ये आपका समय शुरू होता है अब। चलो टाइम स्टार्ट्स, ध्यान से करो आराम से। चढ़ रहा है और फिसल जा रहा है, दोनों चीजें हैं, तो ध्यान रख के उसी हिसाब से करिएगा।
फास्ट एवरीवन। ध्यान से देखो, समय समाप्त होने वाला है। टाइम इज अबाउट टू बी अप एंड टाइम इज अप। चलो पहले समझाते हैं इस क्वेश्चन को आपको। इस क्वेश्चन को आप समझो, किससे समझोगे? इसको दे देते हैं। अब ये मान लो एक पिलर है, ठीक? ये आपका एक पिलर हो गया। इस पिलर का टोटल लेंथ कह रहा है आपसे कि 12 मीटर की। अब देखो क्या कह रहा है, इसको 12 मीटर एक बंदर को चढ़ना है, ठीक है? पहले मिनट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट मिनट में क्या हो रहा है? तो कलर चेंज कर दी ताकि आपको हाईलाइटेड रहे, तो इजी वे में दिख जाए दोनों में क्या अंतर है। ठीक, पहले 1 मिनट में क्या हो रहा है? पहले 1 मिनट में ये 2 मीटर चढ़ रहा है, ठीक, 2 मीटर प्लस हो रहा है। फिर अगले ही मिनट क्या हो जा रहा है, यानी 1 मिनट में जो अगला मिनट हो रहा है उसमें क्या हो जा रहा है, ये 1 मीटर नीचे चला आ रहा है। ठीक, तो जब हम बात करेंगे 2 मिनट में हो क्या रहा है, तो 2 मिनट में प्लस हो रहा है कितना? 2 मिनट में प्लस हो रहा है 1 मीटर। ध्यान रखना, 2 मिनट में कितना प्लस हो रहा है? 2 मिनट में प्लस हो रहा है 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर 2 मिनट में प्लस हो रहा है। अब ध्यान से देखो, इस खंबे की पूरी लेंथ आपको कितनी दी हुई है? तो इस खंबे की पूरी लेंथ आपको दी हुई है, खंबे की पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी दी हुई है? ठीक है, तो ये लेंथ आपको दे दी है कितनी मीटर की? ये लेंथ आपको दे दी है इसने 12 मीटर की। ठीक, ये लेंथ आपको कितनी मिली हुई है? तो ये लेंथ आपको मिली हुई है 12 मीटर की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 मिनट में ये 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, जो लास्ट वाला 2 मीटर चढ़ेगा, ठीक है, जो लास्ट वाला 2 मीटर चढ़ेगा, इसके बाद फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो तो एकदम टॉप पे हो जाएगा। तो ये 2 मीटर यहां से पहले हम इसको निकाल देते हैं। ठीक, ये वाला 2 मीटर यहां से निकाल देते हैं। तो बची हुई लंबाई यानी 10 मीटर को, इस वाले 10 मीटर को इसको करने में कितना टाइम लगेगा? तो 10 मीटर को क्लाइंब करने में इसको 1 मिनट में, 2 मिनट में 1 मीटर जा रहा है, तो 2 इंटू कितना लगेगा? 10 लगेगा, यानी इसको 20 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना समय लग जाएगा? 20 मिनट का समय लग जाएगा किसको करने में? इस 10 मीटर को चढ़ने में। और उसके बाद जब ये अगला एक, ये यहां तक तो इसने कितना समय ले लिया? 20 मिनट का समय ले लिया इसने। इसके बाद वाला ये जो 2 मीटर जब चढ़ेगा ये, तो वो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको 1 मिनट में ये चढ़ के यहाँ टॉप पे आ जाएगा, और जब टॉप पे आ जाएगा तब फिसलने की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? 20 प्लस 1 मिनट, यानी टोटल समय जो इसको लगेगा वो 21 मिनट्स का लगेगा। इस बंदर को इसके शीर्ष पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इस बंदर को इसके शीर्ष में पहुंचने पर 21 मिनट का समय यहां पर लग जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस एक चीज ध्यान रखना, जो चढ़ रहा होता है ना, लास्ट में से उतना हटा देना। क्योंकि जब वो वाला चढ़ जाएगा, जब ये लास्ट वाला चढ़े जाएगा, तो उसके बाद फिसलने का या नीचे गिरने का कोई डर या कोई मन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इस चीज को समझ के ही इसको करेंगे इस तरह से। चलिए अगला सवाल। Mode of the observations 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16, 10 is, इनका बहुलक आपको बताना है। ये जो आपके प्रेक्षण हैं इनका बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब बहुत आसान, हिंदी में तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, इंग्लिश में मान लो फिर भी मोड है तो एक बात सुनिए, बहुलक मतलब बहुत बार जो आ रहा है उसी को बहुलक बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो इसको आप, कि बहुत बार जो आ रहा है इसी को बहुलक बोला जाता है। वाह, थैंक यू। एनरूट क्लासेस समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है।
फास्ट फास्ट टाइम निकल रहा है, 20 मोर सेकंड्स टू गो। फास्ट एवरीवन। जल्दी 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 जल्दी। चलो समय हो गया समाप्त। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मोड वाला। बहुलक सबसे ज्यादा अधिकता किसकी हो रही है, तो आप यहाँ पे देखो अधिकता किसकी हो रही है। 1 2 3 4 5। और कोई नंबर इतने बार आया नहीं आया ना, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 विल बी दी करेक्ट आंसर। 16 इसका क्या हो जाएगा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो अगला सवाल। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स। 20 years later, the age of father will become the sum of the ages of his two sons. The present age of father is, पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष के पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। और ये आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़ो, डेटा में कन्वर्ट करो। मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ को डेटा में कन्वर्ट करते जाओ तो हो जाएगा। फास्ट, समय को ध्यान में रखो। 30 मोर सेकंड्स टू गो। 60 साल, 40 साल, 50 साल या 30 साल, क्या होगा करेक्ट आंसर आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सॉल्व करिए ध्यान से। चलो भाई, समय हो गया आपका समाप्त। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, फादर और टू सन्स, ये ध्यान रखना हमेशा इसी में गड़बड़ होती है। दो सन की बात कर रहा है तो पहला नाम किसका आएगा, तो पहला नाम तो आपका आ जाएगा फादर। दूसरा नाम किसका आएगा, दो सन है, ये ध्यान रखिएगा, टू सन्स। ठीक, तो अब इनकी एज को अगर हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, फादर की एज को, द फादर एज इज अच्छा ट्वाइस सम, तो इनका हम सम मान लेते हैं कि इन दोनों की एज मिला के कितनी होगी, एक्स। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एज ऑफ 20 ईयर्स लेटर, अब 20 साल बाद की बात कर रहा है, यानी प्लस 20 ईयर्स की बात कर रहा है, 20 साल बाद। तो अब एक चीज पहले तो ध्यान से देखना, 20 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, तो 20 साल बाद इनकी एज क्या होगी, 2x में 20 बढ़ जाएगा ये भी। ठीक, और इन लोगों की एज का योग भी क्या होगा, x प्लस 20 नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना, 20 एक की बढ़ेगी, 20 दूसरे की बढ़ेगी, यानी कितनी बढ़ जाएगी, 40 बढ़ेगी। और यही गलती होगी सबसे ज्यादा आप लोगों से, इसको ध्यान रखेंगे। दो लोग हैं, ये दो बेटे हैं, और इनकी एज दोनों की 20 साल बाद दोनों की तो 20-20 साल बढ़ जाएगी ना, तो टोटल, ये तो आप सम लेके चल रहे हो दो सन का, तो टोटल यानी 20 प्लस 20 40 साल बढ़ जाएगी। और यही गलती होती है एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी में आप लोग गलत कर जाते हैं। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, देखो इसी तरीके से डेटा में कन्वर्जन इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, डेटा में आप कन्वर्ट इसी तरह से कर दो। अब क्या कह रहा है, 20 years later the age of father will become the sum of the ages of his two son, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, इस समय बराबर हो जाएगा।
अब नंबर एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल एक तरफ करते हैं, x इस तरफ आ जाएगा तो 2x माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू यू विल गेट इट एज 20। x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये आपको 20 यहाँ पे मिल जाएगी। पूछा किसका है, पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई पिता की वर्तमान आयु सॉरी आपने कितनी ली थी, तो पिता की वर्तमान आयु आपने 2x ली थी। तो जब फादर एज की बात करेगा तो फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 20 कर दोगे, यानी कितना साल हो जाएगा, ये 40 साल का आयु इनका आ जाएगा। यहाँ पे कितना आयु आएगा, 40 साल का इनका आयु यहाँ पे आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बस देखो कैसे डाटा का कन्वर्जन अगर आप सीख लोगे तो इजी वे में कर जाओगे। बस रखो और डाटा में उसको लिख दो, पढ़ो डाटा में उसको लिख दो, आप इजी वे में इसको कर पाओगे। चल अगला क्वेश्चन, 3 men or 7 women finish a work in 32 days. 7 men and 5 women together will finish the twice of this work in। 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे कितने दिन में, 27, 36, 21 या 19। और समय शुरू होता है आपका, अब थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके करना, नहीं गड़बड़ कर जाओगे। पाँच पाँच पाँच, 3 आदमी 7 औरतों के बराबर है यहाँ के हिसाब से। अब या तो फ्रैक्शन में कर लो या तो रेशियो से कर लो। रेशियो से भी कर सकते हो, कि अगर रेशियो से कर लोगे तो फ्रैक्शन से बच जाओगे यहाँ पे, देखो नहीं तो ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ से कहने के हिसाब से इसका क्या मतलब है, तो अगर हम कहने के हिसाब से देखें तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि 3 men बराबर 7 वोमेन के, यानी मैन और वोमेन का अगर हमको रेशियो निकालना होगा तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये 7:3 का रेशियो हो जाएगा मैन और वोमेन का। ठीक, रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, मैन यहाँ है, डब्ल्यू नीचे वोमेन को लेते हैं और यहाँ 7 यहीं रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो वुमेन का 3 और मेन का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है 7, अब देखो पहला वाला लिख लेते हैं, मेन वाले को करते हैं। तो कह रहा है 3 men किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। ठीक है, मान लो एक काम को कर रहे हैं, ठीक 32 दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम को। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 7 men प्लस 5 women इस काम को कितने दिन में करेंगे, और इसका दुगना है काम भी। ठीक, काम भी क्या है इसका, दुगना है, कह रहा है ट्वाइस ऑफ द वर्क। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैन की जहां जहां एम आ रहा है वहां वहां 7 रख सकते हैं, जहां जहां डब्ल्यू आ रहा है वहां वहां 3 रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे मैन में तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 32 अपॉन में 1, और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू मैन है तो 7 प्लस 5 इंटू वुमेन है तो 3 अपॉन में 2, और यहाँ डे तो डे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब वैल्यू जब करोगे तो अब वैल्यूज क्या आ जाएंगे आपके पास, यहाँ 21 इंटू 32 और ये 2 भी यहाँ पे ऊपर चला आएगा। यहां जब करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 49, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, हाँ 15। ठीक, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, और यही बराबर किसके हो जाएगा, डी के। तो यही दिन आ जाएगा जितने दिन में ये लोग काम को पूरा करेंगे। अब यहां से कट कर लो, 32 से कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में ही चला जाएगा, 2 से कितने बार में गया 2, तो आपको कितना दिन मिल गया, आपको मिल गया 21 दिन में ये इस काम को करेंगे। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर होगी बात ना, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप।
ठीक, समझ गए? अब इसको इसी तरीके से क्वेश्चंस में आप इसको अच्छा देखो, एक तरीका तो ये है, इसका मैं आपको एक दूसरा तरीका भी समझा देता हूं। देखो देखिए, अगर ये छोटा हो जाए, चलो एक तरीका तो ये हो गया इसका, छोटा कर देते हैं इसको। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप करते थे, दूसरा तरीका कैसे करते थे आप करते थे ना कि 3 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं और 7 औरतें इसी काम को 32 दिन में कर रही हैं, तो आप निकालते थे 3 मैन बराबर 7 वीमेन। तो एक मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3 वीमेन। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक। लेकिन इस तरीके से जब करोगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ये तरीका है अपना, ठीक है, जो अपना ये वाला तरीका है, ये तरीका इसके लिए दी बेस्ट है, ठीक है। ये तरीका आपका इसके लिए दी बेस्ट है, ये चीज ध्यान रखो, ये तरीका एकदम बेस्ट है, रेशियो वाला मेथड। इस तरह से कर लोगे तो फ्रैक्शन से बच जाओगे। फ्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। चलिए, आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको सवाल लगाना है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सवाल आपको लगाना है। इस सवाल को आप लोग देखिएगा, लगाइएगा, अगर नहीं होगा तो पूछिएगा भी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अपना सेशन इतना ही रखा जाता है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जहां ना समझ में आए वो पूछना भी जरूरी है आपको, ठीक है। तो पूछिएगा जरूर, जहां भी आपको डाउट आता है, जिस भी तरह का डाउट है वो क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। तो जो भी डाउट आपका हो, एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड, तो जरूर पूछिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को